आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए बच्चों, अधिकांश अध्यापक इस क्वेश्चन में सीधा सीधा बता देते हैं कि इसका HCF निकाल दो, इन दोनों का 616 और 32 का HCF निकाल दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसका HCF निकालना है, LCM निकालना है, क्या निकालना है? तो हमें इसका पता कैसे चले, आइए इसको हम समझते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है क्वेश्चन में, इस तरीके से है। आगे आगे तो 32 सदस्य जो है वो बैंड वाले चल रहे हैं, आगे आगे 32 सदस्य बैंड वाले चल रहे हैं। उनके पीछे एक आर्मी की टुकड़ी चल रही है 616 सदस्यों वाली। ये चल किस तरीके से रहे हैं, जितने स्तंभ बैंड वाले 32 सदस्यों ने बना रखे हैं, इस तरीके से कैसे बना रखे हैं, जैसे ये बैंड वाले हैं, ये अगर ये बैंड वाले इस तरीके से 3 स्तंभों में चल रहे हैं, पहला स्तंभ ये हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये, तो 3 स्तंभ में ही ये 616 सदस्य जो है सेना की आर्मी के, ये भी इन 3 स्तंभों में इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये मान लो ये बैंड वाले हैं और इनको मान लेते हैं ये आर्मी वाले हैं। तो ये कैसे आर्मी वाले, ये मान लो ये है, अभी हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे। वो उसमें तो 32 और 616 दिया। अभी मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा है। देखो, बैंड वाले कुछ सदस्य हैं, 32 दे रखे हैं क्वेश्चन में। ये मान के चलते हैं हम, ये बैंड वाले हैं, इन्होंने 3 स्तंभ बना रखे हैं ऐसे, और 3 स्तंभों में इधर को जा रहे हैं, ये बैंड बजाते हुए चल रहे हैं। इनके पीछे पीछे आर्मी की एक टुकड़ी है। जैसे ये पहला स्तंभ है, इसी के पीछे आर्मी वालों ने अपना एक स्तंभ बना रखा है। वैसे स्तंभ हम ऐसे लेते हैं, पंक्ति होती है मैथ में ऐसे, तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको पहली पंक्ति भी बोल सकते हैं कि ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति। मैथ में इसको जब ऐसे होता है तो इसको हम स्तंभ बोलते हैं। तो इसीलिए पंक्ति की जगह मैं यहाँ पे स्तंभ वर्ड का यूज कर रहा हूँ, क्वेश्चन में भी स्तंभ दिया है। तो बैंड वाले पहला स्तंभ ये बना के चल रहे हैं इसमें, इसी के पीछे पीछे आर्मी वालों ने भी अपना एक स्तंभ बना रखा है। दूसरा स्तंभ ये, इसी के पीछे आर्मी वालों ने दूसरा स्तंभ बना लिया। तीसरा स्तंभ ये है, इसी के पीछे इन्होंने ये तीसरा स्तंभ बना रखा है। इस तरीके से ये मार्च करते हुए चल रहे हैं। और जो ये स्तंभ बना रखे, इन स्तंभों में सभी में संख्या समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें 3 आदमी चल रहे हैं पहले स्तंभ में, दूसरे में 3 चल रहे हैं, तीसरे में 2 चला दो, ऐसा ये खाली जगह नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से आर्मी वाले जो पीछे पीछे चल रहे हैं, उनमें भी उनको भी हर एक कॉलम में समान संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो 4 हो गए और यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन ये है कि जो बैंड वाले स्तंभ बना के चल रहे हैं, सभी स्तंभों में जो संख्या होगी बैंड वालों की वो समान होगी। इसी तरीके से आर्मी वाले भी जो बैंड वालों के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनकी भी हर एक स्तंभ में संख्या समान होगी। तो क्वेश्चन ये है कि फिर अधिक से अधिक कितने स्तंभ बनाए जा सकते हैं, ये हमें बताना। इसको समझने के लिए एक बार हम छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन की जगह अभी हम संख्या को चेंज कर लेते हैं। अभी मान लेते हैं हम बैंड वाले जो हैं, जो बैंड वाले व्यक्ति हैं वो मान लेते हैं हम 8 व्यक्ति हैं। और जो आर्मी की एक टुकड़ी चल रही है, उनके पीछे आर्मी के जो सदस्य हैं वे 616 की जगह हम मान लेते हैं इस क्वेश्चन में अभी 12 है। देखो, बैंड वाले चल रहे हैं 8 आदमी। पहली पोजीशन में हम देखते हैं, मान के चलते हैं ऐसे चल रहे हैं ये 8। ये सर्कल से बना देता हूं मैं बैंड वालों को, और आर्मी वालों को बना लेता हूं ट्राइंगल से। तो ये 8 सदस्य 2 स्तंभ बना रखे इन्होंने। पहला स्तंभ तो ये हो गया, सॉरी, पहला स्तंभ ये है और दूसरा स्तंभ ये है। पहले स्तंभ में 4 सदस्य आएंगे, 2 3 4। पहले स्तंभ में 4 सदस्य आ गए बैंड वाले, दूसरे स्तंभ में भी 4 सदस्य आ गए बैंड वाले। इस तरीके से 8 के 8 सदस्य ने 2 स्तंभ बना लिए। 2 स्तंभ बना के ये ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं। अब इनके पीछे पीछे आर्मी के 12 सदस्य चल रहे हैं। अब आर्मी के 12 सदस्य को मैं बना लेता हूं ट्रायंगल से। एक 2 3 4 5
देखो बच्चों, ऐसा हो सकता है कि पहले स्तंभ में 4 सदस्य हो बैंड वाले, और उनके पीछे पहले स्तंभ में आर्मी वाले जो हैं वो 6 आदमी चल रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे स्तंभ में बैंड वाले 4 आदमी चल रहे हैं और इन बैंड वालों के पीछे आर्मी वाले 6 आदमी चल रहे हैं। इस तरीके से ये टोटल, ये तो 8 आदमी हो गए और ये हो गए 12 आदमी। इस तरीके से ये जा रहे हैं। अब उसने हमें क्वेश्चन में कहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या बनानी है अब हमें स्तंभों की, क्या होगी। तो अब हम इसमें स्तंभों की संख्या बढ़ा के देखते हैं। अब हम 2 की बजाय 3 स्तंभ बना लेते हैं, सेकंड पोजीशन ले लेते हैं। हम 2 की बजाय स्तंभ बढ़ाते हैं, अब 3 स्तंभ ले लेते हैं। तो 3 स्तंभ लेंगे, 2 3, ये 3 स्तंभ हो जाएंगे हमारे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो 1 2 3, ये हो गए 6 आदमी। टोटल 8 आदमी थे। तो हमने देखा पहले स्तंभ में तो 3 आदमी खड़े हो गए, दूसरे स्तंभ में भी 3 आदमी खड़े हो गए, और तीसरे स्तंभ में 2 ही आदमी आए। तो स्तंभ हमारा ये पूरा नहीं हुआ। स्तंभ में संख्या समान होनी चाहिए, स्तंभ पूरा होना चाहिए था, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये खड़े नहीं हो सकते। जबकि हम आर्मी को अगर खड़े करें, 12 आर्मी के खड़े करके देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जबकि आर्मी वाले तो पूरे 12 सही से खड़े हो गए, सिस्टमेटिकली सारे सही खड़े हैं। 3 कॉलम बन रहे हैं, तीनों कॉलम में 4 आदमी खड़े हो गए। आर्मी वाले तो ये ठीक खड़े हैं, लेकिन जो ये बैंड वाले हैं ये पूरे सही नहीं खड़े हैं। पहले में 3 खड़े हो गए, दूसरे में 3 खड़े हो गए, और तीसरे कॉलम में 2 ही खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हम इनको खड़े नहीं कर सकते। अब स्तंभ की संख्या हम 1 और ज्यादा बढ़ा के देख लेते हैं। स्तंभ की संख्या कर लेते हैं अब हम 4, 1 2 3 4। अब देखो 4 स्तंभ बना दिया हमने। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहले स्तंभ में 2 आदमी खड़े हुए, दूसरे स्तंभ में 2 खड़े हुए, तीसरे में 2, चौथे में 2। तो कुल मिलाकर 4 स्तंभ बने, और 4 स्तंभ में 8 बैंड वाले खड़े हो गए। और ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में ये आगे को जा रहे हैं ऐसे। अब इनके पीछे आर्मी वाले खड़े करने हैं हमें 12 आदमी। तो आर्मी वाले 12 आदमी खड़े करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से भी सही सिस्टमैटिकली खड़े हो गए सारे। हर कॉलम में 2 बैंड वाले आ गए, और हर एक कॉलम में 3 आ गए आर्मी वाले। सही से खड़े हो गए, कोई भी जगह खाली नहीं बची। तो ये पोजीशन भी हमारी सही है, ये पोजीशन चल सकती है, और ये पोजीशन भी चल सकती है। लेकिन उसने कहा अधिकतम कॉलम होने चाहिए। तो इसमें तो कॉलम 2 है, और इसमें कॉलम बन गए हमारे 4। तो अधिकतम कौन से हुए? ये वाले कॉलम अधिकतम हो गए। अब देखते हैं कॉलम अगर 5 ले, तो फिर 5 से भी हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या 5 भी लेकर देखते हैं। अब अगर हम कॉलम 5 ले लें, तो 1 2 3 4 5। अगर 5 कॉलम बना दें हम, तो पहले कॉलम में 2 आदमी खड़े हो गए, दूसरे कॉलम में 2, तीसरे में 2, लेकिन चौथे और 5वें कॉलम में तो एक ही आदमी आया। तो ये इस तरीके से भी ये कॉलम नहीं बन सकता हमारा। इस तरीके से भी कॉलम नहीं बन सकता कि पहले कॉलम, हर एक कॉलम में हमने 3 खड़े किए, तो यहाँ पे एक जगह बच गई बैंड वाले की। तो ये 2 पोजीशन कुल मिला के ठीक हो रही है हमारी। लेकिन इन 2 में अब हमें चुननी है पोजीशन कौन से वाली लेनी। उसने कहा अधिकतम स्तंभों की संख्या होनी चाहिए, तो अधिकतम स्तंभ हमारे इस वाले में बनेंगे। तो अधिकतम स्तंभ 4 बन रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इसी तरीके का है। हमें ये बताना है अधिकतम कितने स्तंभ में वे खड़े हो सकते हैं, जिसमें आर्मी वाले भी सारे फिट खड़े हुए, कोई जगह ना बचे, और बैंड वाले भी सारे सही तरीके से खड़े हो जाए, कोई जगह ना बचे। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को बताना है। तो हमारी अभी तक हमने क्वेश्चन की पृष्ठभूमि समझी कि क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाह रहा है, क्या क्वेश्चन है। अब इसको हम सोल्व अब करते हैं, आगे आते हैं। अब देखो पहले हमें बैंड वाले जो हैं 32 सदस्य है, बैंड वालों को मैं बना लेता हूं सर्कल से। तो बैंड वाले 32 सदस्यों की 32 सदस्य है बैंड वाले, और ये अधिकतम कॉलम बनाने। तो मान के चलते हैं हम अधिकतम n कॉलम बन जाएंगे, n कॉलम में ये 32 सदस्य खड़े हो जाएंगे। तो n कॉलम कैसे बनाएंगे? 1 कॉलम 2 3 4, इस तरीके से n कॉलम है। हम ये मान लेते हैं इस तरीके से ये n कॉलम बना रखे। ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा।
और इस तरीके से जैसे ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा, ये चौथा, ये इस तरीके से हमने मान लिया टोटल जो कॉलम की संख्या है, ये टोटल कॉलम जो बने ये n कॉलम मान लेते हैं हम, n कॉलम बने। और इस तरीके से जो ये एक कॉलम है, एक कॉलम में कितने सदस्य खड़े हैं ये मान लेते हैं, एक कॉलम में x सदस्य खड़े हैं। तो ये यहाँ तक आते आते x हो गई, इसको भी बढ़ा लेते हैं, ये मान लेते हैं x है। ये ऐसे खड़े हैं x सदस्य। और ये कुल मिला के कितने सदस्य हैं, ये बैंड वाले हैं, बैंड वाले कितने हैं 32 सदस्य हैं। तो ये कुल मिलाकर के 32 सदस्य हमने इस तरीके से खड़े कर लिए। अब जितने कॉलम बैंड वालों ने बना रखे हैं, ठीक उन्हीं के पीछे आर्मी की टुकड़ी है, वे आर्मी वाले भी इन्हीं के पीछे ऐसे खड़े होंगे। तो ये पहला कॉलम बैंड वालों का, इसी के पीछे आर्मी वाले का कॉलम आएगा। अब बना लेते हैं हम आर्मी वाले, ये मान लेते हैं आर्मी वाले जो हैं, आर्मी वाले भी n स्तंभ भी बनाएंगे क्योंकि इन्हीं के पीछे खड़े होंगे सेम। तो जितने स्तंभों में ये खड़े हैं उतने ही स्तंभ आर्मी वाले बनाएंगे। तो आर्मी वाले भी n ही स्तंभ हम लेकर चलते हैं कि n स्तंभ में आर्मी वाले भी इनके पीछे एक के पीछे खड़े हैं। और इस तरीके से कितने खड़े हैं ऐसे मान लेते हैं हम, आर्मी वाले जो है एक स्तंभ में y आदमी खड़े हैं, क्योंकि ये 616 आदमी हैं तो इनको एक स्तंभ में ज़्यादा आदमी खड़े होंगे, तो ज़्यादा आदमी की खड़े कर लेते हैं। ये मान लेते हैं ये y आदमी खड़े हैं। ये तो हो गए बैंड वाले और ये हो गए आर्मी की टुकड़ी वाले। और ये कुल मिलाकर के कितने आदमी हैं, ये 616 सदस्य हैं। अब देखो ये देखो बच्चों, ये 32 सदस्य जो हैं, 32 सदस्य किस तरीके से हैं। इन 32 सदस्यों को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं n गुणा x। देखो एक कॉलम में कितने आदमी खड़े हैं, x आदमी खड़े हैं और कॉलम की संख्या कितनी है, n है। इसको ऐसे समझो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो यहाँ पर एक कॉलम में कितने आदमी खड़े हैं, ये 4 आदमी खड़े हैं और ऐसे कितने खड़े हैं, ये 3 खड़े हैं। तो टोटल कितने हो गए, 4 गुणा 3 12 हो गए टोटल। 4 इसमें खड़े, 4 4 दूनी 8 4 3 12, टोटल 12 आदमी इस तरीके से खड़े हैं। इसी तरीके से ये यहाँ पे खड़े हैं, ऐसे तो ये x है और ऐसे n है। तो टोटल कितने हो गए, n गुना x। टोटल कितने सदस्य हो गए, n गुना x। और है कितने, हमें पता है टोटल 32 है, तो 32 लिख लो या n गुना x लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। हमें पता है टोटल 32 है और इनको हम n गुना x लिख सकते हैं। अब आते हैं इसमें, अब जो ये आर्मी की टुकड़ी है इनके पीछे खड़े हैं, ये टोटल कितने व्यक्ति खड़े हैं, 616 व्यक्ति खड़े हैं। तो हम लिखते हैं 616 इक्वल टू, अब देखो ऐसे तो ये y खड़े हैं, एक कॉलम में y व्यक्ति खड़े हैं, y आदमी खड़े हैं। और इस तरीके से कितने खड़े हैं, ये ऐसे स्तंभों की संख्या जितनी यहाँ पे है, स्तंभ तो उतने ही है यहाँ पे, क्योंकि एक स्तंभ के पीछे इनका दूसरा स्तंभ है, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे खड़े हैं। तो स्तंभों की संख्या यहाँ पे भी n ही है, तो n गुना y। तो आर्मी वाले जो सदस्य हैं टोटल वे हो गए n गुना y। अब इसको समझो बच्चों ध्यान से, हमने इसको एक तरीके से ये समझ लो, हमने ये इनके फैक्टर कर दिए, 32 के हमने फैक्टर कर दिए n गुना x, 616 के हमने एक तरीके से फैक्टर कर दिए n गुना y, इनके ये गुणनखंड हो गए। अब हमने 32 के गुणनखंड करे n गुना x और 616 के गुणनखंड कर दिए n गुना y। अब आप कहोगे गुणनखंड तो और ज़्यादा भी हो सकते हैं, हाँ यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, वो हमने मान लिया वो सब x में आ जाएगा, ये y है, और भी गुणनखंड हो सकते हैं, वो y आ गया टोटल। अब इन दोनों गुणा हमें इसमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमें निकालना है कि कितने कॉलम बनेंगे, कॉलम कितने मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे n हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे n को देख रहे हैं, हमें यहाँ से पता चला कि हमें यहाँ पे n निकालना है, n हम कॉलम मान के चले हैं। तो अब हम अगर इस क्वेश्चन को यहाँ ध्यान से देखें, इन इन दोनों में n क्या दिख रहा है, हमें इन दोनों में हमें दिख रहा है n जो है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। n क्या है, वो उभयनिष्ठ गुणनखंड।
n यहाँ पे है अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। n जो है यहाँ पर इन दोनों में अधिकतम कॉमन है, दोनों में, इससे ज्यादा इन दोनों में और कॉमन नहीं है। मैक्सिमम जो नंबर कॉमन है इनमें, मैक्सिमम n कॉमन आएगा दोनों में। और n अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम क्या कहते हैं? अधिकतम गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड को कहते हैं हम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से हमें बच्चों ये पता चल गया कि हमें इन दोनों का 32 और 616 का HCF निकालना है और वही हमारा आंसर होगा। तो आइए अब हम 32 और 616 का HCF निकालते हैं। अब ये जो मैंने तरीका अपनाया बच्चों, ये आपको समझाने का तरीका था केवल कि हमें इनका HCF ही क्यों निकालना है, हमें कैसे पता चलेगा HCF निकालना है। तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे समझा कि हमें ये कैसे पता चला कि हमें इनका HCF निकालना है। अब क्वेश्चन में जो हमें एग्जाम में करना वो कैसे करना वो देखते हैं। अब देखो बच्चों, एग्जाम में हमें अब सिंपल हो गया हमारा। एग्जाम में क्या करना है, हमें 616 और 32 का हमें HCF निकालना है। तो कैसे करेंगे, 616 और इसको भाग कर देंगे 32 से। अब 32 एक चल जाएगी, 32 एकम 32। अब इसमें से घटाएंगे, 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2, 29 बच गया। अब यहाँ से 6 उतार लेंगे। अब 32 से हम 296 को भाग करेंगे तो कितना चलेगा, 9 चल जाएगी। 9 दूनी 18 का 8 का हासिल 1, 9 के 27 और 1 29। 9 दूनी 18 का 8 का हासिल लगा 1, 9 दूनी 18, 9 के 27 और 1 28 और। अब ये बच गया 16 में से 8 गए 8 और यहाँ बच गए 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2, 8 बच गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया। अब हम दूसरा स्टेप करेंगे तो इस 8 को इधर कर देंगे और 32 को ले आएंगे यहाँ पे। 8 से 32 को भाग करेंगे, 8 चौक 32। अब हमारा HCF कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। HCF 8 आ गया, इसका मतलब अधिकतम जो कॉलम बनेंगे वो अधिकतम कॉलम 8 कॉलम बनाए जा सकते हैं। अब हम इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में इसके हम चरण बना के लिखेंगे। चरण एक में हमने क्या काम किया, 616 को हम लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणा 19 और प्लस 8। उसके बाद हमने चरण 2 में क्या किया, चरण 2 में हमने क्या करा, 32 को 8 से भाग किया। तो 32 बराबर 8 गुणा 4 और प्लस 0। जब 0 से इस फल आ जाए तो हमारा ये HCF हो जाता है। तो हम लिखेंगे अतः HCF बराबर 8। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। इस तरीके से करना है बच्चों ये क्वेश्चन। आओ बच्चों अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया, वैसा ही ये एग्जांपल है। क्वेश्चन है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। बच्चों इससे पहला जो क्वेश्चन हमने समझा उससे आपकी समझ में कंसेप्ट आ गया होगा कि हमें HCF ही क्यों निकालना होता है, HCF ही ऐसे क्वेश्चन में हम क्यों निकालते हैं। तो अब हम इसमें डायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन में हम सीधा HCF निकाल लेते हैं। तो HCF 420 और 130 का हमें अब HCF निकालना है, क्योंकि कंसेप्ट हम इसका इससे पिछले वाले क्वेश्चन में समझ चुके हैं। तो 420 का और 130 का हम HCF निकाल लेते हैं। 130 तिया 390, बच गया कितना, बच गया 30। अब 30 बच गया तो अब हमारा एक स्टेप पूरा हो गया। इसको इधर कर लेते हैं, 130 को ले आते हैं यहाँ पे। अब 30 से 130 को भाग करेंगे, 30 चौका 120, बच गए 10। अब ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप करते हैं, 10 को इधर कर लेते हैं, 30 को यहाँ ले आते हैं।
10 दिया 30, 0 से बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक ढेरी में जो बर्फियों की संख्या है वो 10 रखनी होगी। एक ढेरी में 10 बर्फी रखेंगे तो 420 जो काजू की बर्फियां है वो 42 ढेरियों में पूरी आ जाएंगी। और 130 बादाम की जो बर्फियां हैं 10-10 की ढेरी बनाएंगे तो 13 ढेरी बनेगी, वे बादाम की बर्फी अभी पूरी आ जाएंगी। तो इसलिए अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करेंगे। चरण एक में हमने क्या किया, 420 इक्वल टू 130 गुणा 3 प्लस 30। 420 को हमने 130 गुणा 3 प्लस 30 लिख दिया। अब चरण 2 में हम क्या करेंगे, चरण दो में हम 130 को लिखेंगे 30 गुणा 4 प्लस 10। अब लेंगे चरण 3 में क्या करेंगे, 30 को लिखेंगे 30 बराबर 10 गुणा 3 प्लस 0। तो HCF कितना आ गया हमारा, जब ये शेषफल 0 बच गया तो हमारा HCF है 10। HCF आ गया 10। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, तो प्रत्येक ढेरी में 10। अतः प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर 10। ये आंसर हो जाएगा बच्चों।